हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है NIACL AO का एग्जाम जो है, नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है एंड अक्टूबर में इसका प्री का पेपर है। सो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एटलीस्ट सिलेबस तो पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग हमारी बैचेस में भी अभी देख रहे हैं, जो हमारी बैचेस चल रही है उसके अंदर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम इसका सिलेबस क्या है, मैम क्या ये अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही होता है या एकदम कुछ अलग ही इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बच्चों के उठ रहे हैं उनकी बैचेस में। सो इसीलिए आज ये वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है बच्चों, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि इंग्लिश में क्या आप लोगों को पूछा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जामिनेशन में। ठीक है, NIACL इंश्योरेंस की एग्जामिनेशन, इंश्योरेंस बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। सो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, ये सब चीजों की जानकारी अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए जी देखिएगा। पहले तो ये पता होना चाहिए कि बैच का क्या सीन है भाई, बैच कभी स्टार्ट होने वाला है इसका। सो NIACL AO का जो बैच है वो वेरी सून आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग के जो लेक्चर्स है बच्चों वो आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं। मैथ्स और रीजनिंग रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे, पर इंग्लिश के लाइव लेक्चर्स आप लोगों के होने वाले हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि अदर बैंकिंग एग्जामिनेशंस में या तो पूछे ही नहीं जाते हैं या फिर बहुत कम रेयरली पूछे जाते हैं, जो कि इस AO एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। वो क्या होंगे वो मैं बताऊंगी भी आगे सिलेबस में। सो 1499 में टिल एग्जाम तक का वैलिडिटी है। ठीक है, एग्जाम यदि आगे बढ़ती भी है नहीं भी बढ़ती है, उसी टाइम होती है, कभी भी हो रही है, तो टिल एग्जाम तक का वैलिडिटी है इस कोर्स का बेटा। ठीक है, और ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ पर? विनर्स की एप्लीकेशन पर ये कोर्स आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, विनर्स की ऐप पर आप लोगों को ये कोर्स मिलेगा। 1499 में टिल एग्जाम तक का वैलिडिटी है। मैथ्स रीजनिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, बट इंग्लिश के लाइव लेक्चर्स है इसके अंदर। ओके, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक का इसके अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। एज इन ऐसा मत समझना कि ये 1499 में हम सिर्फ आपका अक्टूबर तक का मतलब प्री तक का काम करवाने वाले। इसका मेंस का जो पेपर है वो नवंबर में है बच्चों। ठीक है, नवंबर में है, और मेंस में भी जो पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं वो सब चीजें आप लोगों की कंप्लीट कवर अभी इसी बैच के दौरान करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। तो देखिएगा बच्चों, सिलेबस में आप लोगों को क्या चीजें इसके अंदर पूछी जाएंगी। जैसा बैंकिंग एग्जाम का पैटर्न होता है वैसे ही लगभग इसका भी पैटर्न है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो कुछ ही टॉपिक्स में है, और वो डिफरेंस है इन टॉपिक्स में। ठीक है, ये वाले जो टॉपिक्स है इनमें डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले जो कॉमन चैप्टर्स है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ओवरऑल यदि इसको मैं बोलूं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वोकैबुलरी के बारे में। सो वोकैबुलरी से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे ही सही बेटा। ठीक है, चाहे वो सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो, इसके अंदर वोकैब में आप सब चीजें ले सकते हो। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स। ओके, सो वोकैबुलरी में आपको सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, सिमिलर इन मीनिंग, ये कई बार लिखे हुए आते हैं। एंटोनिम्स मतलब विलोम जिसे आप बोलते हो, ऑपोजिट जिसे आप बोलते हो। ठीक है, सो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब लोकोक्ति मुहावरे, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब चीजें आपको वोकैबुलरी में पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन को ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कहा जाता है। सेंटेंस करेक्शन को ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बोलते हैं।
नाम से बच्चों कितना क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि सेंटेंस जो है उसे करेक्ट करना है या उसे इम्प्रूव करना है। मतलब जो गलत सेंटेंस दिया गया है उसको आपको सुधारने का काम करना है। और उसको सुधारोगे कैसे? जब तुम्हें रूल्स याद होंगे, जब तुम्हें ग्रामर का नॉलेज होगा, तभी तो सुधार पाओगे ना। नेक्स्ट है एरर स्पॉटिंग, जिसे हम लोग एरर डिटेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो एरर स्पॉटिंग बोलो या एरर डिटेक्शन बोलो, एक ही बात है बच्चों। अगेन ये और ये सेम ही चीज है, ये भी पूरा ग्रामर है, ये भी पूरा ग्रामर ही है, बस इनका पैटर्न अलग अलग होता है। पैटर्न अभी मैं आपको पूरे बताऊंगी लिख लिख करके बकायदा, बट अभी सिर्फ टॉपिक्स आप समझ लो क्या क्या आपको पूछे जाते हैं। सो सेंटेंस करेक्शन करना हो या एरर डिटेक्शन करना हो, ग्रामर के बिना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो इसके अंदर आपको पूरा एंटायर इंग्लिश ग्रामर काम में आएगा। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, मॉडल वर्ब्स, सब चीजें, मतलब जो पूरा कंप्लीट ग्रामर का पार्ट है वो यहाँ पर आप लोगों को काम में आने वाला है, ठीक है। इसमें भी गलती को ढूंढना है और गलती को ढूंढ के सुधारना भी है, और इसमें सिर्फ गलती को ढूंढना है, आपको सुधारना नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है फिल इन द ब्लैंक्स। नाम से ही समझ आ रहा है, तो बचपन से हम करते आ रहे हैं। एक आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें कोई रिक्त स्थान होगा, ब्लैंक स्पेस होगा, एंड आप लोगों को कुछ ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एंड आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शंस यू पीपल हैव टू select the most suitable word which is to be used in that particular blank space. Okay, next is sentence arrangement या word arrangement. इसे हम लोग word swapping के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग word swap के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग sentence rearrangement के नाम से भी जानते हैं, या इसी चीज को पैरा जंबल भी बोल सकते हो आप। पैरा जंबल बोलो या सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलो या सेंटेंस अरेंजमेंट बोलो, सब एक ही बात है, ठीक है। और वर्ड रीअरेंजमेंट, अब नाम से ही समझ आ रहा है क्या करना होगा इसके अंदर, सब जंबल्ड लिख करके आपको दिया है, सब उल्टा पुल्टा लिखा है, ठीक है। अभी आपको उन सेंटेंसेस को पढ़ना है, समझना है, मीनिंगफुल स्टोरी बना करके आपको सेंटेंसेस को रीअरेंज करने का काम करना है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि सेंटेंसेस ना देते हुए पूरे एक ही सिंगल सेंटेंस में कुछ 4-5 वर्ड्स होंगे जो उल्टे पुल्टे लिख करके दे दिए जाएंगे, ठीक है। एंड उन वर्ड्स को ये आपको रीअरेंज करके उस पर्टिकुलर सेंटेंस को ठीक करने का काम करना है। देन नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम लोग अनसीन पैसेज के नाम से भी जानते हैं, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों को टाइम कंज्यूमिंग लगता है इसलिए, बट ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगी बकायदा कि इसे सॉल्व करने के बेस्ट अप्रोचेस क्या होते हैं, ठीक है। और कम से कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज। देन नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट पता है क्या है? कुछ नहीं, एक अधूरी सी कहानी है जिसे आप लोगों को पूरा करना है। कहानी अधूरी क्यों है? क्योंकि एक स्टोरी आप लोगों को दी जाएगी और वो स्टोरी के कुछ वर्ड्स मिस कर दिए जाएंगे, ब्लैंक कर दिए जाएंगे। अब वो ब्लैंक स्पेसेस को आपको फिल करना रहेगा, जो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे उनकी मदद से। सो क्लोज टेस्ट जो है वो एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक ही है, बस अंतर क्या है कि फिल इन द ब्लैंक में एक सिंगल सेंटेंस दिया जाता है, जबकि क्लोज टेस्ट में पूरा आर्टिकल, पूरी स्टोरी दी जाती है, जिसके बीच बीच के वर्ड्स गायब होते हैं, जो आपको फिल करने का काम करना है। अब ये 7th वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये बैंकिंग की सभी एग्जाम्स में नहीं आता है, कुछ ही एग्जाम्स में या डायरेक्टली मेंस के एग्जाम में ही आता है, प्री में तो आता ही नहीं है, ठीक है। सो ये चीज क्या है? पैरा कनेक्टर्स। इसमें क्या होगा, एक पैरा, नाम से समझ आ रहा है ना, पैरा कनेक्टर्स, कनेक्ट करना है पैरा को, मतलब पैराग्राफ को। एक पैराग्राफ दिया है, दूसरा पैराग्राफ दिया है, अब ये 2 पैराग्राफ को आप जोड़ोगे कौन से कनेक्टर की मदद
से। कनेक्टर मतलब वो कंजंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे ऑल्दो, हाउएवर, एंड, बट, आइदर, नाइदर या नेवरदलेस, इस टाइप के वर्ड्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया, दूसरा पैराग्राफ दे दिया, बीच में कोई और सेंटेंस आना चाहिए इन दोनों पैराग्राफ्स को कनेक्ट करने के लिए, तो वो सेंटेंसेस के ऑप्शंस वो आपको दे देंगे, ए सेंटेंस, बी सेंटेंस, सी सेंटेंस, डी सेंटेंस। अब आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस इन दो पैराग्राफ के बीच में आना चाहिए जिसकी मदद से वो पैराग्राफ कनेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट है पैरा कंप्लीशन, पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बाद एक लंबा सा फिल इन द ब्लैंक आपको दे दिया जाएगा, और उस लंबे से फिल इन द ब्लैंक के लिए बड़े बड़े सेंटेंसेस के ऑप्शंस भी आप लोगों को दिए जाएंगे। जनरली इस टाइप के पैटर्न IBPS PO मेंस में या SBI PO मेंस के पेपर में देखने को मिलते हैं, वो भी 2017 के बाद से पूछे जाने लगे हैं। द नेक्स्ट इज पैराफिलर्स। पैराफिलर्स मतलब क्या है, जो पैराग्राफ है उसमें आपको बीच में कहीं पर भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक दिया जा सकता है, और उस फिल इन द ब्लैंक में फिल क्या करोगे, अगेन उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। सो सेम ही मीनिंग है, बस इसमें क्या है कि पैराग्राफ को कंप्लीट करना है लास्ट तक पूरा, और इसके अंदर आपको पैराग्राफ के बीच में सेंटेंस कहीं पर दिया जाएगा जो कि इनकम्प्लीट होगा, सो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस को आपको फिल करना रहेगा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ऑलराइट, सो ये है बच्चों इंग्लिश का पूरा कंप्लीट सिलेबस, और अब मैं आपको बताने वाली हूं कि ये पूछे किस पैटर्न पर जाते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं वोकैबुलरी के बारे में। सो बच्चों वोकैब का जो पार्ट है वो डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है, या कई बार सेंटेंस के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस में बोल्ड करके उन्होंने लिख दिया, मान के चलो ऐसा लिखा है लुकिंग आफ्टर, क्या दिया है, लुकिंग आफ्टर, और इसको उन्होंने क्या कर दिया, बोल्ड या अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस लुकिंग आफ्टर का मीनिंग क्या है, इस लुकिंग आफ्टर का मीनिंग क्या है। तो ये आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं, जो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन लगे इस लुकिंग आफ्टर का उस पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। या फिर वो डायरेक्टली भी तो आपको पूछ सकते हैं कि बताओ बच्चों, बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है लुक आफ्टर। अब लुक आफ्टर का सही मीनिंग क्या है वो आप लोगों को बताना है। ये 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको इसका मीनिंग बताना है। सेम 2 टाइप के पैटर्न, सेम इन्हीं पैटर्न पर सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम हो सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई आपको इडियम एंड फ्रेज लिख करके दे दिया, जैसे मान के चलो लिखा है बैक एंड कॉल, तो बैक एंड कॉल एक सेंटेंस के अंदर लिख करके दिया है, अंडरलाइन करके दिया है, 5 ऑप्शंस दिए, आपको बताना है बैक एंड कॉल का मीनिंग क्या है। या डायरेक्टली वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए बैक एंड कॉल का मीनिंग क्या होता है। तो बैक एंड कॉल के लिए ये 5 ऑप्शंस आपको दिए गए, आपको इनमें से चूज करना है कि बैक एंड कॉल का जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो या तो वो आपको सेंटेंस के फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर वो आप लोगों को डायरेक्टली भी दे सकते हैं। ये था बच्चों वोकैबुलरी का पार्ट, इस तरीके से आपको वोकैबुलरी पूछी जा सकती है, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम, लोकोक्ति, मुहावरे, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब चीजें हो सकती है। सेकेंड पार्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस या सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उस सेंटेंस के कुछ वर्ड्स होंगे, मतलब ये छोटा सा पार्ट बन गया इस सेंटेंस का, वो बोल्ड या अंडरलाइन करके दिया जाएगा, और अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये जो बोल्ड या अंडरलाइन हमने करके पार्ट दिया है वो सही है या गलत है। यदि वो सही है, यदि वो सही है तो आप ऑप्शन नंबर ई टिक करके आओगे, जिसमें लिखा हुआ रहता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ये टिक करके आओगे आप, ठीक है। और यदि ये गलत दिया गया है तो फिर इन चारों में से इसकी जगह पर क्या आएगा ये आप लोगों को बताना होगा।
ठीक है। तो बच्चों ये होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या इसी का दूसरा नाम सेंटेंस करेक्शन भी होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि एरर डिटेक्शन क्या होते हैं। तो देखिएगा बच्चों, एरर डिटेक्शन में क्या होगा, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है एंड उस सेंटेंस में ऐसे पार्ट्स कर दिए जाते हैं। दिस इज ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पर हमेशा ही लिखा हुआ रहता है नो एरर। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है विच पार्ट कंटेन्स द एरर। ओके, ग्रामेटिकल एरर कौन से पार्ट में है, इस ए पार्ट में गलती है तो आप ऑप्शन ए वाला टिक करके आ जाओगे, है ना। बी वाले में गलती है तो जिस भी ऑप्शन में बी लिखा गया होगा आप उसको टिक करके आ जाओगे। जरूरी नहीं है सीधे सीधे ऑप्शन लिख करके दे। अरे भाई वो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि फर्स्ट ऑप्शन पर उन्होंने लिख के दिया है बी, सेकेंड ऑप्शन पर लिख करके दिया है सी, थर्ड ऑप्शन पर लिख करके दिया है नो एरर। अब तुम्हारा राइट आंसर क्या है, बी में एरर है, बी में एरर है मतलब तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा जिसमें बी लिखा हुआ है। ये चीज कहलाती है बच्चों एरर डिटेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लोज टेस्ट क्या होता है। सो क्लोज टेस्ट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आपको एक स्टोरी दी जाएगी, एक आर्टिकल दिया जाएगा और उसमें ना आपको ऐसे नंबर्स लिखे हुए नजर आएंगे बच्चों। ठीक है, ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हुए बीच बीच में नजर आने वाले हैं। 5 नंबर का आया तो 5 पॉइंट्स होंगे, 8 नंबर का आया तो 8 पॉइंट्स होंगे, 10 नंबर का आया तो 10 तक पॉइंट्स जाएंगे। ठीक है, सो ये जो क्लोज टेस्ट है इसमें ये ऐसे नंबर के फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक आप लोगों को दिए जाते हैं। अब 1 नंबर पर क्या फिल करोगे उसके लिए आपको दिए जाएंगे 5 ऑप्शंस। 2 नंबर पर क्या फिल करोगे उसके लिए दिए जाएंगे 5 ऑप्शंस। 3 नंबर पर क्या फिल करना है उसके लिए 5 ऑप्शंस। इन 5 में से आपको चूज करना है थर्ड नंबर पर क्या आएगा, इन 5 में से चूज करना है सेकेंड नंबर पर क्या आएगा। ये चीज कहलाती है क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट में आपके पास नॉलेज होना चाहिए वोकैबुलरी का, साथ ही साथ में बेसिक ग्रामर का भी आप लोगों को नॉलेज होना ही चाहिए। और ये सब चीजें आप लोगों को क्लासेस में पूरी डिटेल में कवर करवाई जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वर्ड स्वैप के बारे में। वर्ड स्वैप इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस आपको लिख करके दिया गया है, अब उसमें एक 1 नंबर का मतलब जो वर्ड है, कोई भी जो वर्ड है वो बोल्ड कर देंगे, 4 या 5 वर्ड्स बोल्ड करके दिए जाएंगे इसी सेंटेंस में। ठीक है, इसी सेम सेंटेंस में 4 या 5 वर्ड्स जो है वो बोल्ड आपको करके दिए जाएंगे। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो 1 नंबर पर यहाँ पर जो वर्ड लिखा है क्या वो इसी जगह पर आना चाहिए या फिर इसकी जगह पर इन तीनों में से कुछ आना चाहिए। तो मान के चलो आपको ऑप्शन लिख करके दिया है, ए नंबर का ऑप्शन है 1 4, तो 1 4 मतलब क्या, 1 और 4 की जगह गलत है, 1 की जगह पर 4 आना चाहिए और 4 की जगह पर 1 वाला वर्ड आना चाहिए। ये चीज कहलाती है वर्ड स्वैप या फिर वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड रीअरेंजमेंट या वर्ड स्वैप इसी चीज को कहा जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में। सेंटेंस रीअरेंजमेंट या इसी का दूसरा नाम पैरा जंबल भी होता है। ये अलग अलग पैटर्न पर पूछा जाता है बट मैं आपको ट्रेडिशनल जो पैटर्न है वो बताती हूँ। ABCDE ऐसे 5 सेंटेंसेस आप लोगों को दिए जाते हैं, ये पांचों इनके गलत ऑर्डर में लिखे हुए हैं। नाउ यू पीपल हैव टू रीड ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू मेक अ मीनिंगफुल स्टोरी। ऑलराइट, और मीनिंगफुल स्टोरी कैसे बनेगी, तो मान के चलो हो सकता है कि बी पर जो लिखा है वो तो एक्चुअली फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए था, ऐसा। सो लेट जस्ट अज्यूम कि आपका राइट आंसर बना BDCAE, तो मतलब स्टोरी कुछ इस तरीके से लिखी जानी चाहिए थी, तो ये आपको सही फ्रेम करना रहेगा। ठीक है, ये आपको लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसा आंसर बनाने को नहीं देते वो आपको देंगे क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट
स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो बताओ रीअरेंज कर लेने के बाद में पहले नंबर पर कौन आया? तो पहले नंबर पर कौन आया है? बी आया है। ठीक है, सो आपको पांच ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा है सी, यहाँ लिखा है ई, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है डी। तो कौन से नंबर पे टिक करके आओगे? थर्ड नंबर पर। आया समझ में? ये चीज कहलाती है बच्चों सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, चाहे हम बात करें एरर डिटेक्शन के बारे में या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में, इनके पैटर्न अब बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के आ चुके हैं। सो क्या क्या अलग अलग पैटर्न है वो सब चीजें हम लोग डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बस मुझे आप लोगों को सिलेबस बताना था कि एटलीस्ट आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये अब आप बोलोगे इसमें टॉपिक्स कहाँ है? ये तो सिर्फ आपने बता दिए कि ये चीजें आएंगी। तो टॉपिक्स बेटा पूरा एंटायर इंग्लिश ग्रामर ही है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, preposition, conjunction, each and every single thing will be asked in your examination, maybe in error detection, or even you can say that in sentence improvement as well. Okay, so sentence improvement या error detection में हमें नहीं पता होता है कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाला है, हमें बस इतना पता है कि ग्रामर में से आने वाला है। हाँ, अब यदि आप ये सोचोगे कि क्या हमें इतने सारे चैप्टर्स पढ़ना है, सो डेफिनेटली बेटा हमें ये सब चैप्टर्स पढ़ना है, बट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रायोरिटी बेसिस पर, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनमें से क्वेश्चंस बनने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनमें से क्वेश्चंस बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है या एकदम ना के बराबर है। तो वो यदि हम लोग एकदम लास्ट में भी पढ़ेंगे ना तो भी चल जाएगा। पहला हमारा प्राइम फोकस होगा कि हमें वो मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं, वो टॉपिक्स कवर करने हैं जिसमें से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये था ओवरऑल इंग्लिश का सिलेबस डिस्कशन। आई रियली होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे आप आदित्य सर का वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने ऑलरेडी NIACL AO का जब नोटिफिकेशन आया था तब उन्होंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया है जिसमें आपको प्री का पेपर कब होगा, कितने मार्क्स का आता है, कौन सा सब्जेक्ट, कितना ड्यूरेशन होता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, सब चीजें उन्होंने ऑलरेडी आपको बताई है। मैं मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करती हूँ। सो इंग्लिश में बच्चों 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, 30 मार्क्स का प्री में पूछा जाएगा और मेंस में पूछा जाएगा इंग्लिश आप लोगों को 50 मार्क्स का। ठीक है, इंग्लिश जो है वो मेंस के एग्जाम में 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। इतना क्लियर हो गया? इसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 20 मिनट्स इसको सॉल्व करने के लिए। मैं पूरे कंप्लीट पेपर की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, पूरा पेपर क्या तुम 100 क्वेश्चन 20 मिनट में कर पाओगे क्या बच्चे? मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, और इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। 50 मार्क्स का आप लोगों को इंग्लिश आएगा और ये 50 मार्क्स का इंग्लिश सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 40 मिनट्स का। कितने मिनट्स होंगे बच्चों? 40 मिनट्स होंगे जिसमें इंग्लिश आप लोगों को करना रहेगा। मेंस का पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा पूरा आप लोगों का और प्री का पेपर भी पूरा ही आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और जैसे ही ये मेंस का पेपर आपका खत्म हो जाएगा तो वहीं उसी दिन बस आधे घंटे के बाद ही आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर होगा जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग पूछा जाता है। ठीक है, इसी दिन जिस दिन मेंस का एग्जाम है ना, बस उसी के आधे घंटे के बाद डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा, लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है पेपर। ठीक है, बट क्वालिफाई भी तो करना पड़ेगा कि नहीं बच्चों? सो ये था प्री, मेंस और डिस्क्रिप्टिव का पूरा जानकारी। सिलेबस भी मैंने आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर दिया है। एंड अब हमारी मुलाकात होगी डायरेक्टली बैच में। मैथ्स का और रीजनिंग का आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच मिलने वाला है और इंग्लिश के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। प्री का पेपर बच्चों अक्टूबर में है, तब
तब तक आप लोगों का इंग्लिश का पूरा कंप्लीट सिलेबस, टॉपिक वाइज सब चीजें आप लोगों की कवर डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है, सो चलिए अब रेडी हो जाइए, क्योंकि इंग्लिश के लाइव लेक्चर्स आप लोग अटेंड करने वाले मेरे साथ, मतलब अर्चना जैन के साथ विनर्स की एप्लीकेशन पर। डेली आप लोगों के लेक्चर्स लगेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच क्लास, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट।